हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं NCERT ज्योग्राफी क्लास 9th के MCQ। आज इसी क्रम में यहां पर आपका चैप्टर नंबर 2 है। यहां पर हम भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, भूगर्भीय तौर पर भारत का प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का नवीनतम भाग है। अगला है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली अधिक ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए, बात कर लें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं वाली है। तो इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार आपका जो है नवीनतम नहीं है, बल्कि एक प्राचीनतम भाग है, यानी कि हमारी सतह का प्राचीनतम भाग है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी अगर हम भूगर्भीय तौर पर देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का जो है प्राचीनतम भाग है और इसे एक स्थिर भाग माना जाता है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार पर किसी प्रकार की भूकंपीय हलचल नहीं होती है। भूकंपीय हलचल वहां पर होती है जहां पर नवीन संरचनाएं या नवीन स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे कि आपका हिमालय वाला रीजन। तो हिमालय और जो उत्तरी मैदान है, ये आपकी हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। खास करके उत्तरी मैदान जो है, ये हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, तो इनके जलोढ़ निक्षेपों से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। हालांकि अभी हाल के ही संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार में भी कुछ भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी हिमालयी क्षेत्र से बहुत कम है। यानी हिमालय क्षेत्र में जितनी तीव्रता के भूकंप आते हैं, उससे बहुत कम तीव्रता के भूकंप के झटके प्रायद्वीपीय पठार में भी देखने को मिले हैं। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ बताया गया है कि आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली जो अधिक ऊंची पहाड़ियां हैं और चौड़ी घाटियां हैं, इनसे बना है। देखिए, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली जो संरचनाएं हैं, इनसे बना है, लेकिन ये संरचनाएं अधिक ऊंची नहीं है। यानी यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, यानी वो कम ऊंची पहाड़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो घाटियां वगैरह हैं, वो चौड़ी घाटियां हैं और उथली घाटियां हैं। तो ध्यान ये देना है कि प्रायद्वीप पर आपके बहुत ज़्यादा ऊंचे पठार नहीं पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका पहले का बी, यानी केवल 2। दूसरा प्रश्न है अब आपका, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है असत्य है, यानी यहाँ पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। सेकंड, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का कभी हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के जो क्षेत्र थे वो इसमें शामिल थे। जब संवहनी धाराएं जब बहने लगीं तो उनकी वजह से जो गोंडवाना वाला जो क्षेत्र था, उसके भूपर्वटी के अनेक टुकड़े हो गए और अनेक टुकड़ों में विभाजित होने के बाद आप ये देखेंगे कि जो गोंडवाना प्लेट है वो उत्तर की दिशा में, उसका एक टुकड़ा जो है उत्तर की दिशा में सरकने लगा। उत्तर की दिशा में जब वो सरका है, तब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से ये टकराया है और यूरेशियन प्लेट से टकराने के उपरांत हिमालय पर्वत का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला कथन तो असत्य हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, आपने पढ़ा भी होगा और मैंने बताया भी है कि कभी यहाँ पर तैतीस सागर बहता था। आज आप जो उत्तर का गंगा का मैदान देखते हैं, कभी यहाँ पर तैतीस सागर बहता था और जब टकराव हुआ है तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो तैतीस भू अविनति या सागर था, वो इनकी अवसादी चट्टानों की वजह से भर गया और वलन की वजह से आप ये देखेंगे ये हिमालय पर्वत का यहाँ पर विकास हो गया। तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, ये बात भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन केवल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है। तो आंसर है सेकंड का ए। तीसरा प्रश्न है अब आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कोई एक इसमें से गलत है। पहला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सेकंड, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई
पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। अगला है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का विकास जो है सतलज नदी से नहीं है, बल्कि आपकी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर और आपकी जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां तक इसका विस्तार है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से ये एक है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर के करीब है और ये एक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और जो इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई इसकी जो कश्मीर वाले रीजन में कितनी है, 400 किलोमीटर के लगभग है। और जैसे जैसे हम पूर्व के हिस्से में बढ़ते जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और वहां पर इसकी चौड़ाई रह जाएगी मात्र 150 किलोमीटर के लगभग। तो ये भी बात ध्यान रखिए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। अगली बात बोली गई है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, ये बात यहां पर गलत है। जो हिमालय का जो पूर्वी वाला भाग है ये पश्चिमी की तुलना में ज्यादा विविधता वाला है, यानी यहां पर बायोडाइवर्सिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप देखेंगे आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर है आपका केवल 1 और 3, यानी यहां पर केवल 1 और 3 कथन असत्य है। यानी यहां पर तीसरे वाले कथन का मतलब ये था कि जो आपका आप हिमालय पर्वत का जब मैप देखेंगे, अपने ऑक्सफोर्ड एटलस में हिमालय की संरचना का मैप देखेंगे, तो आप ये पाएंगे जो वन्य जीव और वनस्पतियां हैं वो पश्चिमी भाग में कम पाई जाती हैं। और जैसे जैसे आप असम के ऊपर बढ़ते जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर आपको वनस्पतियां, वन्य जीव सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये होती है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सेकंड, हिमालय के इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी है। अगला है इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह से पिघल जाती है। देखिए, सबसे उत्तरी भाग जो है हिमालय का, यह श्रृंखला जो है महान या आंतरिक हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। यानी इसका एक नाम हिमाद्री भी है क्योंकि ये साल भर बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। सर्वाधिक ऊंचाई होने की वजह से ये साल भर बर्फ से ढकी रहती है। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है या फिर इसको आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है। ध्यान देना, इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। यहां पर ये जो आपकी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री जो है ये सतत है। सतत का मतलब क्या है, ये कटी छटी नहीं, कंटिन्यूटी में है। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगभग एक सीधी रेखा में कंटिन्यूटी में है ये। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये जो भाग है, यानी आप ये देखेंगे कि जो आपकी महान हिमालय वाला पोर्शन है, इसका जो भाग बना हुआ है, इसकी क्रोड जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो आपका सेकंड वाला कथन भी सही है कि महान हिमालय जो है यहाँ पर हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ भाग है ये। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई वाला पोर्शन है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो सारी चोटियां, या हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो सभी चोटियां इसी रेंज में पाई जाती हैं, यानी महान हिमालय वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। चाहे आपका माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरी हो, या फिर नंगा पर्वत हो, यानी ये सारी चोटियां इसी रेंज में, यानी महान हिमालय वाली रेंज में पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ बिल्कुल भी पिघलती नहीं है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका चौथे का ए, केवल 1 और 2। पांचवा प्रश्न है अब आपका, हिमालय के प्रमुख शिखरों और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में एक तरफ जो है शिखर दिए हुए हैं, सूची 2 में उनके स्थान हैं। बात कर लें कंचनजंगा चोटी की, तो कंचनजंगा आपके भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। इसके बाद बात कर लेते हैं मकालू। मकालू जो है ये नेपाल में पड़ती है, यानी ये नेपाल में है। इसकी जो हाइट है वो है 8,481 मीटर। इसके बाद बात कर लेते हैं नंदा देवी की। देखिए, नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ती है और इसकी जो नंदा देवी की जो हाइट है ये है 7,870 है।
वहीं बात कर लेते हैं नामचा बरुआ की। तो नामचा बरुआ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामचा बरुआ की जो हाइट है ये है आपकी हाइट 7,756 मीटर। इसके अलावा यहां पर नंदा देवी के अलावा एक पहाड़ यानी एक चोटी और है जिसका नाम है कामेट। तो ये भी उत्तराखंड में पड़ती है और कामेट की जो हाइट है वो है 7,756। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का, यानी आपका जो पांचवें का सही आंसर है वो डी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। छठवां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उपरोक्त विशेषताएं हिमालय पर्वत की किस श्रृंखला से संबंधित हैं? महान हिमालय, मध्य हिमालय, भाय हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय? इस हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। देखिए ये बात हो रही है, ये बृहद हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी है जिसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसकी बात हो रही है। और ये जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है इसकी जो चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई है। वहीं इसकी ऊंचाई जो है 3000 से लेकर 4500 मीटर के लगभग इसकी हाइट देखने को मिलती है। तो वहीं पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पीर पंजाल श्रृंखला देखने को मिलेगी जो कि इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसके अलावा धौलाधार, महाभारत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी, कश्मीर की घाटी देखने को मिलेगी और हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपके मध्य हिमालय की बात हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर है छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है अब आपका, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं? यह आपको बताना है इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत। देखिए यहाँ पर धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत इन तीनों की बात हो चुकी है। ये तीनों आपकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय या जिसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है इससे बिलोंग करते हैं। जबकि आपकी जो जास्कर श्रृंखला है ये आपकी बृहद हिमालय से संबंधित है। ये आपकी बृहद से संबंधित है, ना कि आपकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय से। अब देखिए जो पीर पंजाल श्रेणी है ये श्रेणी जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है, J&K में पड़ती है। वहीं आपकी जो धौलाधार श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और जो कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं वो इसी धौलाधार में स्थित हैं। आपके महाभारत श्रेणी जो है ये नेपाल में पड़ती है, ये भी ध्यान देना। महाभारत श्रेणी कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। इसके अलावा एक श्रेणी और है इसमें, उसका नाम है मसूरी श्रेणी। तो मसूरी श्रेणी जो है ये यूके में पड़ती है, यानी उत्तराखंड में पड़ती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका सातवें का सी, केवल 1, 2 और 3। आठवां प्रश्न है अब आपका, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित हैं। ये किसमें स्थित है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? देखिए बृहद या लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां स्थित हैं। तो ये आपकी पड़ती हैं 8वें के डी, यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन जो बन रहे होंगे वो आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो जाए और किसी भी प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं और सही अटेम्प्ट कर पाएं। तो ये यहाँ पर हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला। 9वां प्रश्न है अब आपका, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अगला है ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। देखिए यहाँ पर बात करें शिवालिक की तो हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है, यानी 1100 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। 9वें का आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? करेवा, दून, मर्ग, दोआब। देखिए
निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित जो घाटी है, लंबवत घाटी, इसको दून के नाम से जाना जाता है। वहीं करेवा जो है ये कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं और ये जो है खास करके कश्मीर में केसर की खेती के लिए ये वाला करेवा वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। वहीं मर्ग जो है ये लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं, तो इनको मर्ग कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, वो यही मर्ग हैं। दोआब आपका जो है, दो आब का मतलब क्या होता है? आब का मतलब होता है जल या नदी। तो ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, इसको दोआब कहा जाता है। यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए यहां पर जो विभाजन किया गया है ये नदियों के आधार पर किया गया है। हिमालय रीजन का जो विभाजन है ये नदियों के आधार पर किया गया है और आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय जो है इसका विस्तार है सतलज और सिंधु नदी के बीच में है। सतलज और सिंधु नदी के बीच में पंजाब हिमालय का विस्तार है। वहीं कुमाऊं हिमालय की बात कर लें तो कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है। वहीं आगे बात कर लें हम नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय आपका जो है ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच में आपका नेपाल हिमालय पड़ता है। इसके अलावा अगला वाला जो आपका आ जाता है असम हिमालय, ये तीस्ता और दिहांग जो नदियां हैं इनके बीच में पड़ता है। तो आपका यहां पर सही आंसर जो होगा वो होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो यहां पर 11वें का सही आंसर है आपका ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? सिंधु, तीस्ता, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 12वें का डी। 13वां प्रश्न है आपका, पटकाई तथा नागा पहाड़ियां देश के किस हिस्से में पाई जाती हैं? उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में। देखिए जो पटकाई, नागा, मिजो या मणिपुर पहाड़ियां जो हैं ये देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाई जाती हैं और ये पहाड़ियां जो हैं आपकी मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी सैलों से बनी हैं। तो यहां पर आपका 13वें का सही आंसर है आपका सी वाला। 14वां प्रश्न है अब आपका, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना एवं सिंधु या गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। देखिए उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। तो यहां पर 14वें का सही आंसर है आपका बी वाला। और ये मैदान जो है ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, यानी खास करके इन नदियों की या फिर इन नदियों की सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मृदा बहाकर लाई गई है उससे ये मैदान निर्मित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14वें का बी वाला। 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और ये आपके माजुली द्वीप जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हालांकि असम का अभी ये 35वां जिला भी बन चुका है, यानी कि इसको 35वें जिले के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। 35वां जिला ये बना है। तो यहां पर आपका 15वें का आंसर है आपका डी, यानी माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कौन सा राज्य है? असम राज्य में पड़ता है, यानी ये असम में पड़ता है। 16वां प्रश्न है आपका, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, नदियों द्वारा बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां। देखिए दो आब शब्द का मतलब क्या है? आब का अर्थ होता है यहां पर पानी से। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको यहां पर दो आब कहा जाता है। इसी तरह से जो पंजाब शब्द है, तो पंजाब में जो पंज है तो पंज का मतलब है 5, यानी पंजाब में पंज का मतलब है 5 और यहां पर आब जो आ जाता है तो आब का अर्थ आ जाता है पानी, यानी 5 नदियों के पानी वाला क्षेत्र इसको पंजाब कहा जाता है। तो यहां पर 16वें का सही आंसर है आपका ए। 17वां प्रश्न है आपका, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज, सिंधु, झेलम, घग्गर, चिनाब, रावी एवं सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज या झेलम, चिनाब, रावी, माही एवं सतलज।
देखिए सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान जो है बनाया जाता है और इसका एक बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें सिंधु आ जाती है और सिंधु की इसमें 5 सहायक नदियां हैं जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17वें का सी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, गंगा के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। अगला है हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। देखिए बात करें यहाँ पर गंगा के मैदान की, तो गंगा का मैदान जो है इसका विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में ये मैदान पड़ता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह उत्तरी भारत के राज्य जो हैं हरियाणा जिसमें आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी कथन सही है कि हरियाणा, दिल्ली राज्य सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक राज्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये गंगा के मैदान के पश्चिम में नहीं पड़ता है बल्कि पूर्व में पड़ता है। अगर आप मैप में देखेंगे और आप अज्यूम करेंगे तो आप ये पाएंगे ये पश्चिम में नहीं है बल्कि पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 18वें का बी वाला, यानी केवल 1 और 2। 19वां प्रश्न है अब आपका, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत, सीढ़ियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं। गोलाश्म का मतलब है गोल गोल पत्थर। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपरोक्त विवरण किसके संबंध में है? तराई, खादर, बांगर, भाबर। देखिए ये जो विवरण दिया हुआ है ये भाबर प्रदेश का विवरण दिया हुआ है। यानी जैसे ही नदियां यहाँ पर निकलती हैं तो ये 8 से 16 किलोमीटर की एक पट्टी है और इस पट्टी में आप देखेंगे नदियों के द्वारा जो पहाड़ों का अपरदन करके बड़े बड़े पत्थर जो लाए जाते हैं, बड़े बड़े गोलाश्म लाए जाते हैं जो कि नदी की जल की वजह से गोल हो जाते हैं, वो यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी तरह से क्षेत्र जो है इन पत्थरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और जब नदी यहाँ पे प्रवेश करती है, क्योंकि पत्थर इतने इतने बड़े होते हैं कि नदी इनके नीचे विलुप्त हो जाती है, इनके नीचे से होकर बहती है। तो यहाँ पर ये प्रदेश है आपका भाबर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 19वें का डी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है भाबर के दक्षिण में सरिताएं तथा नदियां नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है। सेकंड, यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र के जंगल को काटा जा चुका है। देखिए भाबर के बाद, यानी आपका ये भाबर प्रदेश है, भाबर के बाद जो नदी है, नदी सतह पर निकलकर जो आती है वो तराई में निकल कर आती है। तराई में हमें नदी दिखने लगती है कि भाई ये इसका नदी का जल बह रहा है। तो भाबर के दक्षिण में सरिताएं और नदियां नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इसको तराई कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कभी ये वाला इलाका जो था, ये तराई वाला इलाका जो था, ये वन्य प्राणियों से और घने जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन बाद के समय में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके पाकिस्तान से शरणार्थी भागकर आए हैं इंडिया में, तो उनको यहाँ पे बसा दिया गया है और उनको बसाने की वजह से यहाँ पर उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाई गई है, इसलिए यहाँ के जंगलों को काट दिया गया है। इस वजह से तराई क्षेत्र की जो जैव विविधता है वो काफी हद तक नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वो यहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 20वें का सी, 1 और 2 दोनों। 21वां प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। सेकंड, उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। अगला है उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के पुराने निक्षेप को खादर कहा जाता है। देखिए उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग है ये पुराने जलोढ़ का बना है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए जो उत्तरी मैदान का बांगर क्षेत्र है ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इसको बांगर या भांगर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर इसकी मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और इसको स्थानीय भाषा में कंकड़ या रेह भूमि भी कहा जाता है।
तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान के जो बाढ़ वाले मैदान हैं, ये यहां पर पुराने निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहां पर नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए यहां पर नए या युवा निक्षेप जो हैं नदियां लाके छोड़ देती हैं, तो खादर वाले मैदान में पुराने निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, बल्कि नवीन या फिर नए निक्षेप यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। जो पुराने निक्षेप हैं आपके, वो बांगर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बांगर क्षेत्र में जो निक्षेप है मृदा के, वो पुराने निक्षेप होते हैं, जबकि खादर में नवीन या नए निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही कथन है आपका 1 और 2, यानी केवल 1 और 2। तो यहां पर आंसर है 21 में का ए वाला। 22वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अगला है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा गहरी घाटियां एवं ऊंची पहाड़ियां हैं। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है, एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से यह बना हुआ है, और यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, यानी कि एक समतल मेज की भांति है, ज्यादा ऊंचा नहीं है ये। इस वजह से यहां पर गहरी घाटियां नहीं, बल्कि यहां पे उथली या फिर छिछली घाटियां आपको देखने को मिलेंगी। उथली या फिर छिछली घाटियां जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और पहाड़ियां भी जो हैं वो ज्यादा ऊंची नहीं है, बल्कि पहाड़ियां भी बिल्कुल गोल पहाड़ियां टाइप हैं, यानी कि ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि यहां पर गोलाकार पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल सेकंड वाला सत्य है। तो 22वें का आंसर है आपका बी वाला। 23वां प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी उच्च भूमि, दक्षिणी समतल भूमि, मध्य उच्च भूमि या पश्चिमी उच्च भूमि। देखिए जो आपका पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसके दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 22वें का सही आंसर है आपका सी वाला, 23वें का सही आंसर है आपका सी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। अगला है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। अगला है, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बंघेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि यहां पर जो नदियां बहती हैं तो वो नदियां ऐसे करके यानी यहां से निकलती हैं, दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं और उत्तर पूर्व में जाकर यमुना या फिर गंगा में जाकर मिल जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, यानी अरावली वाली साइड में आप देखेंगे ये चौड़ी है, लेकिन पूर्व में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये संकीर्ण होती जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इसका जो पूर्वी वाला विस्तार है मध्य भूमि का, उसको बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे तीसरा वाला कथन भी सही है। और आप बुंदेलखंड या बघेलखंड से और थोड़ा पूर्व में जाएंगे तो आपको दामोदर नदी का अववाहित क्षेत्र मिल जाएगा। इसके अलावा आपको छोटा नागपुर का पठार भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो यहां पर आपका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न है अब आपका, महादेव, कैमूर तथा मैकाल की पहाड़ियां किस श्रृंखला का पूर्वी विस्तार हैं। विंध्य, सतपुड़ा, सेवराय या फिर नीलगिरी। देखिए जो आपकी महादेव, कैमूर इनकी पहाड़ियां हैं और मैकाल श्रृंखला है, तो ये सब आपकी सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। तो यहां पर आपका 25वें का आंसर है आपका बी वाला, यानी ये सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। 26वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। पहला है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अगला है, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से पामीर पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बात करें, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रायद्वीपीय पठार का उच्चावच दिखाने का प्रयास करूं तो आप ये पाएंगे ये पश्चिम की तरफ कुछ इस तरह से ऊंचा है और जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये कुछ नीचा है, यानी ढाल वाला है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस पठार का एक उत्तर पूर्व में भी भाग है जिसको मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है।
इसका दूसरा नाम भी है, यानी इसको उत्तर कचार का पठार भी बोला जाता है, यानी एक नाम और है उत्तर कचार का पठार। इसके अलावा एक नाम और है इसका, उत्तर कचार के अलावा भी इसका एक नाम है, उसका नाम है कार्बी एंगलोंग पठार, यानी ये नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। पामीर पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ये हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी मध्य एशिया में पड़ता है और इसको संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो यहां पर आंसर है आपका ए, केवल एक। 27वां प्रश्न है अब आपका, मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? खासी, गारो, जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी, गारो, जयंतिया, खासी, गारो, खासी, जयंतिया। देखिए अभी हमने जिस पठार के बारे में बात की थी और हमने देखा था ये उत्तर पूर्व का जो पठार है वो वास्तव में प्रायद्वीप का जो पठार है इसका विस्तार है। हालांकि बीच में जो आप भ्रंश देखते हैं, बंगाल की खाड़ी वाला जो भ्रंश, आप बंगाल की खाड़ी में जो आपके बंगाल वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला क्षेत्र जो पड़ता है, वो भ्रंश आप देखते हैं, उसको मालदा गैप बोलते हैं, उसको मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। और मालदा गैप को जो है यहाँ पर आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं इन्होंने अपने निक्षेपों से उसको भरा है, तो वो वाला जो गैप है वो मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। और उसके आगे आप बढ़ जाएंगे तो आपको ये कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तरी कछार पठार या फिर मेघालय का पठार देखने को मिलेगा। इसमें 3 पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां पश्चिम से पूर्व के क्रम में इनके नाम और ये पहाड़ियों की स्थिति यही है। गारो पहले पड़ती है, उसके बाद खासी पड़ती है, उसके बाद जयंतिया पड़ती है। तो यहाँ पे सही आंसर है 27वें का डी वाला। 28वां प्रश्न है आपका, भारत में स्थित प्रमुख दर्रों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दर्रे दिए हुए हैं, सूची 2 में उनकी स्थिति दी हुई है कि किन किन जगहों को ये जोड़ रहे हैं। थालघाट दर्रा, देखिए थालघाट जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है ये केरल में स्थित है, यानी ये इसकी जो स्थिति है वो केरल की है और ये जो है अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। हालांकि यहां से होकर केरल और तमिलनाडु का जो रास्ता है वो जाता है, यानी ये केरल और तमिलनाडु को यहां से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है और ये भी आपका कहां पे पड़ता है, ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। दिफू दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश को ये म्यांमार से जोड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 28वें का बी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर है 28वें का बी। 29वां प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। पहला है पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। अगला है पश्चिमी घाट सतत है, सतत का मतलब बिल्कुल कटा छटा नहीं है, एकदम कंटिन्यू है, इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। देखिए बात करें जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है। हालांकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको फिर से, तो आप ये कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये आपका क्या है, ये साउथ वाला इसका पोर्शन है, दक्षिणी वाला पोर्शन है और ये इसका जो है नॉर्थ वाला पोर्शन है। तो आप ये देख रहे हैं दक्षिण की तरफ ये ज्यादा ऊंचा है और उत्तर की तरफ ये कम ऊंचा है, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ऊंचा बताया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट का अगर हम कंपेयर करें तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में कंटिन्यू है, सतत है और यहाँ पर केवल जो दर्रे हैं इन दर्रों के जरिए ही इसको पार कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था थाल घाट था, इसके अलावा भोर घाट था, आपका पाल घाट दर्रा था, तो इनके जरिए ही हम इसको पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है आपका 29 का ए, केवल एक। 30वां प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माकुर्ती, महेंद्रगिरी, अनायमुडी या डोडा बेटा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है ये अनायमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है और इसकी जो ऊंचाई है ये है 2695 मीटर ऊंची है। डोडा बेटा जो है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इन डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं यहां की ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2633 मीटर है, 2633 मीटर है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपकी जो चोटी आ जाती है नीलगिरी पहाड़ियों की, ये आ जाती है माकुर्ती। तो माकुर्ती चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
यानी ये भी नील में पड़ती है, नीलगिरी में पड़ती है, और ये भी आपकी नीलगिरी में ही पड़ती है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और ये सेकंड नंबर पर आ जाती है। महेंद्रगिरी जो है आपकी पूर्वी घाट की चोटी है, यानी ये पूर्वी घाट की चोटी है महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर है। हालांकि पहले जो महेंद्रगिरी थी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई जो है इसके अपर्दन की वजह से कम हो गई है, तो ये पहले स्थान पर अब नहीं रही है। तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की चोटी है, जबकि माकुर्ती, अनायमुडी और डोडा बेटा ये सभी पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 30 का सी वाला। और इन सब में भी जो अनायमुडी है वो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। 31वां प्रश्न है अब आपका, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अगला है पूर्वी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत नहीं है। उद्गम मंडल, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, तो पश्चिमी घाट तो बिल्कुल सीधा सीधा है, कंटिन्यूटी में है, यानी यहाँ पे कोई कटा छटा नहीं है। यहाँ पर इसको पार करने के लिए हमें जो दर्रे हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके जरिए ही इसको पार कर सकते हैं। जबकि पूर्वी घाट क्या है, ये कटा छटा है, यानी कंटिन्यूटी में नहीं है, कहीं कहीं पर है और कहीं कहीं पर ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि पूर्वी घाट का विस्तार सतत है। पूर्वी घाट सतत नहीं है, बल्कि पूर्वी घाट असतत है, यानी कि ये कंटिन्यूटी में नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। उद्गम मंडल की बात हो रही है, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ये आपका बताया गया अन्नामलाई पर्वतमाला में नहीं, ये अन्नामलाई में नहीं है, बल्कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यानी उद्गम मंडल या ऊटी जिसको कहते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन में है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है, तो यहाँ पर ये चौथा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने स्तर से अपडेट कर लीजिए। यानी कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अब जिंदगाड़ा है। अब आपकी जो महेंद्रगिरी पर्वत था वो अब ऊंचा नहीं रहा है, क्योंकि उसका अपर्दन हो गया है, और अपर्दन होने की वजह से जिंदगाड़ा अब जो पहले नंबर पर आ गया है और सेकंड पर आपका महेंद्रगिरी आ गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका डी, केवल 1 और 4। 32वां प्रश्न है आपका, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, इसकी उत्पत्ति अवसादी सेलों से हुई है। देखिए दक्कन ट्रैप को प्राय काली मृदा कहा जाता है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी लावा से हुआ है, यानी वो ज्वालामुखी से हुआ है, वॉल्केनो से हुआ है, वॉल्केनो से निकलने वाले लावा से हुआ है। और जो वॉल्केनो का लावा होता है उसको आग्नेय सेल बोलते हैं, ना कि अवसादी सेल। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो निर्माण हुआ है काली मिट्टी का, ये आग्नेय सेलों से हुआ है, आग्नेय सेलों के अपर्दन से ये मिट्टी बनी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल सेकंड वाला सत्य है, तो आंसर है 32वें का बी वाला। 33वां प्रश्न है अब आपका, बरकान स्थलाकृति का संबंध निम्न में से किससे है। अर्धचंद्राकार बालू के टीले से, भाबर प्रदेश में पाए जाने वाले पत्थरों से, लैगून झील से, या समुद्री स्थलाकृतियों से। देखिए जो बरकान है ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, और ये खास करके रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। आप इस तरह के जो लंबवत टीले हैं ये आपको भारत पाकिस्तान सीमा के समीप अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 33वें का ए वाला। 34वां प्रश्न है आपका, भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तटीय मैदान के बारे में आपको बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग बताया गया है कन्नड़ मैदान कहा जाता है, पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, या पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट। देखिए मैं यहाँ पर एक मैप बना रहा हूँ और मैप के जरिए समझाने का आपको प्रयास करूंगा। यानी कि ये एक प्रायद्वीपीय भारत का मैप बन गया। ये आपका पश्चिमी वाला घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, और ये आपका क्या है, ये पूर्वी घाट है। अगर हम बात करें यानी पश्चिमी घाट की स्थिति की बात करें, तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी वाला इलाका है, यानी कि ये जो हिस्सा है
मैं दूसरे कलर की पेन ले रहा हूं कि ये यहां से लेकर लगभग यहां तक का जो हिस्सा है, यानी खास करके मुंबई से लेकर गोवा तक का जो भाग है, ये कोंकण प्रदेश बोला जाता है, कोंकण बोला जाता है, यानी इसका नाम जो है कोंकण है। और इसके दक्षिण वाला जो हिस्सा है, यानी इसके दक्षिण में कर्नाटक वाला जो हिस्सा बोला जाता है, ये कन्नड़ बोला जाता है। और इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, केरल वाला हिस्सा जो पड़ता है, इसको मालाबार नाम से जाना जाता है, मालाबार के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, इसी तरह से आप पूर्वी घाट में जाते हैं तो पूर्वी घाट में जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये बंगाल साइड में, उड़ीसा साइड में, इसको जहां पर उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग उत्तरी सरकार के नाम से इसको जाना जाता है, उत्तरी सरकार। और वहीं इसके नीचे वाला जो भाग है, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी भाग जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका पहला और चौथा कथन गलत हो जाएगा, केवल 2 और 3 कथन सही है। यहां पर 2 और 3 देखिए, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है, ये किस नाम से, कोंकण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट, और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट नहीं है बल्कि मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा, मालाबार के नाम से। तो यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है आपका 34 का सी वाला। 35वां प्रश्न है अब आपका, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, पुलिकट झील, लोनार झील, चिल्का झील। देखिए, सांभर झील जो है ये आपके राजस्थान में पड़ती है। पुलिकट झील जो है ये आंध्रा और किसके, तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। इसके अलावा चिल्का झील जो है ये आपके ओडिशा में पड़ती है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहां पे सही आंसर है 35वें का डी वाला। 36वां प्रश्न है आपका, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? पम्बन द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप द्वीप समूह पर, न्यू मूर द्वीप समूह पर, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर? देखिए, ये जो पिटली द्वीप है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीपों से बना हुआ एक द्वीप है। यानी अभी हम जानेंगे प्रवाल क्या होता है। प्रवाल एक जीव होता है जिसके मरने पर उसके खोलों से पूरा एक संरचना बन जाती है। तो ऐसे करके प्रवाल जो होते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, तो एक बड़े द्वीप का ये निर्माण कर देते हैं। यानी प्रवाल मरते जाते हैं तो इनके ऊपर इस तरह से संरचनाएं बनती जाती हैं, यानी पूरी जैसे ईंट से ईंट जोड़कर आप पूरा मकान खड़ा कर देते हैं, उसी तरह से जो प्रवालों की जो ढांचे हैं वो पूरा द्वीप बना देते हैं। तो ये पूरा आपका लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप रख दिया गया। इन तीनों को मिलाकर इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। और यहाँ की जो राजधानी है वो कवरत्ती है, कावरत्ती या फिर कवरत्ती इसको बोलते हैं, ये यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 36वें का बी। अब देखिए, यहाँ पर एक नाम और आया है, ये नाम आया है न्यू मूर द्वीप का। अब आप सोचेंगे न्यू मूर द्वीप आपकी किताब में तो है नहीं। न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, और ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। इसको लेकर, इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बार बांग्लादेश में और भारत में विवाद भी रहा है। हालांकि बाद में इसको जो है आधा आधा बांट लिया गया है, आधा हिस्सा इसका भारत की तरफ है और आधा हिस्सा इसका किसकी तरफ है, बांग्लादेश की तरफ है। तो यहाँ पर न्यू मूर द्वीप के बारे में भी आप जान गए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 36वें का, यह है बी वाला। 37वां प्रश्न है आपका, भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी किस द्वीप पर अवस्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, न्यू मूर द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में, या निकोबार द्वीप समूह में? देखिए, जो अंडमान द्वीप समूह है ये 3 भागों में डिवाइड है। एक तो ऊपरी हिस्सा जो है इस तरह से उत्तरी अंडमान बोला जाता है, बीच का हिस्सा जो है मध्य अंडमान बोला जाता है, नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी अंडमान बोला जाता है, और कुछ बीच का गैप देकर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। नीचे के हिस्से में यहाँ पर आपको निकोबार द्वीप देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो मध्य अंडमान वाला हिस्सा है, इसके पूर्व में एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप पर स्थित है। एक द्वीप पड़ता है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप पर जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। एक ज्वालामुखी और है, और ये ज्वालामुखी आपके अंडमान द्वीप का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, यानी उत्तरी अंडमान वाला हिस्सा है, इसके पूर्व में स्थित है। इसका नाम जो है, ये नाम है नारकोंडम। यानी नारकोंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है बल्कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये आपका उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में पड़ता है। तो भारत के पास 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन द्वीप पर एक स्थित है और दूसरा नारकोंडम पर स्थित है। जबकि बैरन द्वीप वाला जो है सक्रिय है, नारकोंडम वाला जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पर सही आंसर है 37वें का आपका ए वाला,
अंडमान द्वीप समूह में। 38वां प्रश्न है अब आपका, प्रवाल द्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, गलत कौन सा है। पहला है इनका विकास गहरे तथा ठंडे जल में होता है। अगला है इनको कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। अगला है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। देखिए बात करें प्रवाल जीव की तो प्रवाल पॉलिप्स जो है कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं और ये के समूह में रहते हैं। सबसे इनकी खास बात क्या है, ये 1-2 नहीं रहते हैं बल्कि लाखों के समूह में रहते हैं। इनका विकास जो है ये गहरे जल में नहीं होता है बल्कि उथले जल में और गर्म जल में होता है। यानी जो छिछला जल होता है, यानी सतह पर ही जो जल होता है छिछला जल उसमें होता है और गर्म जल में इनका विस्तार होता है, ना कि ठंडे में। तो यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इनका जो भारी खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं और उससे इनका जो भारी खोल तैयार होता है। और जब ये मर जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल की वजह से इस तरह से संरचनाएं बनती चली जाती हैं और पूरा का पूरा द्वीप बन जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। आपका जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी संरचना है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से, जो कि एक प्रवाल भित्ति से बनी हुई है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है, क्योंकि यहां पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है। तो आंसर है आपका 38 का ए, केवल 1। 39वां प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्नावली से है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? तट, प्रायद्वीप, द्वीप। देखिए 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है और भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है। यानी आप ये देख पा रहे हैं भारत एक साइड से अरब सागर इसको घेर रहा है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल इसको घेर रही है, ठीक है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे क्या, हिंद महासागर इसको घेर रहा है। नीचे की तरफ आपका हिंद महासागर घेर रहा है। 3 तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, तो इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यहां पर 39वें का सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत के पूर्वी भाग में जो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत हैं उनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो 40वें का सही आंसर है आपका बी वाला। 41वां प्रश्न है अब आपका, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोरोमंडल क्या है? ये कोरोमंडल है, कन्नड़ है, कोंकण है या उत्तरी सरकार है? देखिए आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मान लीजिए ये आपका पश्चिमी घाट है, ये वाला हिस्सा क्या है, पश्चिमी घाट का है। तो मुंबई और गोवा वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है कोंकण प्रदेश, कोंकण तट या कोंकण प्रदेश बोला जाता है। इसके नीचे वाली जो पट्टी है यानी कि गोवा के दक्षिण में, यानी गोवा के दक्षिण में कौन सा हिस्सा आ जाएगा? कन्नड़ वाला आ जाएगा। ये वाली जो पट्टी है कन्नड़ वाली पट्टी आ जाएगी। और नीचे की तरफ वाली जो पट्टी आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी मालाबार वाली, केरल की मालाबार वाली पट्टी आ जाएगी। और वहीं आप इनको भी देख लीजिए, कोरोमंडल जो है जो पूर्वी घाट का दक्षिणी वाला हिस्सा है, उत्तरी सरकार जो है पूर्वी घाट का उत्तरी वाला हिस्सा है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है ये है कन्नड़ वाला, यानी 41वें का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में एथिक्स वाले पोर्शन में कभी कभी आपकी ये ज्योग्राफी की वीडियो भी ले आऊं, ताकि ज्योग्राफी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।